6 सितंबर 1965 को शुरू होने वाली पाक भारत जंग का सबसे बड़ा और खौफनाक मार्का सियालकोट के करीब चिविंडा में हुआ। भारतीय फौज 600 से ज्यादा टैंकों की मदद से चिविंडा के रास्ते सियालकोट, वजीराबाद और गुजरांवाला तक पहुंचना चाहती थी ताकि जीटी रोड पर कब्जा किया जा सके। भारतीय फौज के इस मंसूबे को ऑपरेशन नेपाल का नाम दिया गया, जिसकी निगरानी बराह रास्त भारतीय आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी कर रहा था। लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने ये मंसूबा नाकाम बनाकर जुर्रत व बहादुरी की एक नई तारीख रकम की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक स्पेशल में हामिद मीर चिविंडा से आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं यादगार शोहदा चिविंडा पर मौजूद हूँ और आपको ये यादगार नज़र आ रही है। ये 1965 की जो पाक भारत जंग थी, इस पाक भारत जंग में चिविंडा में एक बहुत बड़ी टैंकों की लड़ाई लड़ी गई थी और उसमें पाकिस्तान की फ़ौज ने, पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियों की एक बहुत अजीम दास्तान जो है उसको रकम किया था। तो ये वही जगह है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये जो शोहदा हैं, ये उनके नाम लिखे हुए हैं और तकरीबन ये 189 शोहदा हैं जो कि शहीद हुए थे 1965 की जंग में। तो आज हम यहाँ से अपना सफ़र शुरू करेंगे और ये जो बॉर्डर का इलाका है, यहाँ पर एक फ्लोरा का इलाका भी है और फिर सियालकोट शहर है इसके पीछे, और वहाँ पर भी भारतीय फ़ौज ने बहुत बमबारी की थी। तो आज हम सितंबर 1965 की जो पाक भारत जंग है उसकी यादें ताज़ा करेंगे और आपको बताएंगे कि यौम दफ़ा पाकिस्तान के हवाले से 1965 में पाकिस्तान के दफ़ा की जंग कैसे लड़ी गई थी और आज पाकिस्तान के दफ़ा को जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उन चैलेंजेस का मुकाबला हम कैसे करेंगे। चिविंडा को भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया। इस मुहाज पर गोश्त पोस्त के जिंदा इंसानों के अज़्म हिम्मत ने भारी भरकम फुलादी टैंकों को शिकस्त दी और सैयद ज़मीर जाफरी ने इसे कुछ यूं बयान किया कि सरहद शहर चिविंडा पर जो एक मैदान है, भारतीय सेंचुरियन टैंकों का कब्रिस्तान है। और ये जो आपको मेरे पीछे टैंक नज़र आ रहा है, ये इंडियन आर्मी का टैंक है जो कि सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में पाकिस्तान ने इस टैंक पे कब्जा किया था। और ये जो इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज और भारतीय फ़ौज के दरमियान जो एक बहुत बड़ी जंग हुई, जिसमें भारत ने टैंकों की एक बहुत बड़ी तादाद को इस इलाके में दाखिल कर दिया। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने और अवाम ने मिल के उन भारतीय टैंकों का रास्ता कैसे रोका। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर 1965 की जंग में भारत का मुकाबला करने वाले कुछ गाजी भी मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप बताएंगे, अपना तारुफ करवाएंगे। मोहम्मद सलीम बाजवा जी चिविंडे कर रहे हैं। अच्छा, सलीम बाजवा साहब, 1965 की जंग में आप मुजाहिद फोर्स में थे जी, तो ज़रा ये बताएंगे ये टैंक जो है इस पे कैसे कब्जा हुआ था। ये इधर असल में जो है ना, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंग जिधर हम खड़े हैं ना, इधर हुई है। इंडिया का फख्र हिंद आर्मड डिव जो था ना, इधर उसका कब्रिस्तान बना था। अच्छा। ये अल्लाह ताला ने इसको टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया गया। हाँ जी, इसको असल में कहना चाहिए आपको कि ये टैंकों का इंडिया के फर्स्ट आर्मड डिव का कब्रिस्तान है। अच्छा। जिसको कहते थे फख्र हिंद आर्मड डिव। उधर इधर जिस जगह हम खड़े हैं ना, इस जगह पर उसका कब्रिस्तान बना था। हमारी फजाइया ने उनकी इधर कमर तोड़ दी थी। अच्छा। इतनी फजाइया ने उन पर मसलन बार बार अटैक किए कि जब वो नीचे से ऊपर जाते थे, शोले नजर आते थे इंडिया तो के। आप उस वक्त कहाँ थे? हम इधर मुजाहिद फोर्स में थे। इधर वो जो बोर्डिंग है ना, इधर बटालियन हेडक्वार्टर था, इसमें हम ड्यूटी कर रहे थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, बुजुर्गों अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? रहमतुल्लाह भट्ट। अच्छा, रहमतुल्लाह भट्ट साहब, आप भी मुजाहिद फोर्स में थे? बजाज फोर्स में थे। अच्छा। हम फ्रंट पे थे। अच्छा, तो कुछ बताएंगे कि कैसे मुकाबला हुआ, कैसा जज्बा था उस वक्त? हम जब ये उन्होंने टैंकों का हमला किया ना, उस वक्त सुबह के 4 या पौने 4 का टाइम था। हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। ये 4 चबारा और बीनी के साथ एक गाँव है, उसके साथ एक टेकरी है, उसके हमारा डैम्प था वहाँ। जब उन्होंने हमला किया ना, तो हमें ये मालूम हुआ कि ये पाकिस्तानी टैंक, इनके ऊपर छोटी परचम जो था लहरा रहे थे पाकिस्तानी। अच्छा, ये उन्होंने धोखा देने के लिए पाकिस्तानी परचम लहरा रहे थे। हमारे मेजर साहब से जैकम साहब, उन्होंने कहा भी पता करो ये कौन है।
वो देखा तो हमारा जवान जब गया तो उन्होंने मारा ब्रेस्ट, तो उसको उधर ढेर कर दिया। फिर पता लगा हमें कि ये उनके टैंक है। फिर हमें ये यहाँ से ऑर्डर पीछे से हुआ कि आप इनके साथ मुकाबला नहीं करना, ये 600 टैंक का हमला है, तो हमारे पास 2 टैंक भी नहीं है। अच्छा, ये 600 टैंक आए थे? 600 टैंक का हमला था उस वक्त। अच्छा जी जनाब। और उन्होंने जो ही उधर से वो क्रॉस किया, चारवा चबारा बीनी कसराल, फिर थाने फलोरे आके उन्होंने रुके। और हम लोग एक अपना ये गांव है काले वाली, उनके पास ये चेरी या कमाल लगा हुआ था, हम लोग उसमें छुपे हुए थे खामोश। एक सिख सरदार जो है वो गाड़ी लेकर सड़क पे खड़ा है, वो कह रहा है कि आगे ना जाओ, ये तो अब एक कोई आदमी नहीं है कि हम घेरे में ना आ जाए। वो उधर से मूव कर गया पीछे की तरफ। हमें फिर देखो कि आप यहाँ से फौरन तौर से किसी तरह यहाँ से आप पीछे आए। फिर हमने चुंडे आके यहाँ कैंप हुआ। फिर इधर से भी हमारा काम का, फिर हमें ये रामा बसराई यहाँ पे लगाया। ठीक है। और फिर ये अल्लड़ जो है स्टेशन, इसके साथ जंगलात है, वहाँ भी हमारा डैम्प था। हमारे मुजाहिद इतने तेज से कि वो कहते हैं कि हमें मोर्चों से बाहर लड़ना है, हमने बाहर अंदर नहीं लड़ना। अच्छा, वो क्या वाकया हुआ था कि जब हमने किताबों में पढ़ा कि लोग बम बांध के टैंकों के नीचे घुस गए। ये जो है रामी पिंड है, रामा पिंड है, इसके साथ ये कैप्टन साहब थे, उनका नाम तो हमें नहीं आता। उन्होंने पहले ये जुर्रत की थी, मगर जब उन्होंने देखा वो उधर ही आर्मी वाले जो उनके टैंक से बंद हो गए, उन्होंने कहना कि इससे थले आए मुर्दे पे से सानू इस बर्बाद कर। फिर हमारी फदाइया ने यहाँ उनका इस कदर ब्रश मारे कि ऐसे लाशें पड़ी थी जैसे ये वो लकड़ी पड़ी होती है, ठीक है, एक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है। अच्छा बुजुर्गों, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सदीक सलहरिया। अच्छा, मोहम्मद सदीक सलहरिया साहब, आप 1965 में कहाँ थे? मैं आर्मी में था, छम जोड़ियाँ उधर था मैं जंग में। अच्छा, आप जम जोड़िया में थे। जी जी तो आप फौज में आप उस वक्त खिदमत सर अंजाम दे रहे जी जी अच्छा, तो यहाँ आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं इधर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हुआ था? हम तो उस वक्त जो इधर वाक़या हो रहा था ना, हम तो इधर हाजिर नहीं थे। हम तो उस वक्त लड़ाई में उधर थे छम जोड़ी में, जो आजकल इफ्ताखाराबाद जिसे कहते अच्छा, हैं। तो जम जोड़िया में की बात बताए ना, वहाँ आपने क्या किया? हमारा उधर हमने एडवांस किया था। अखनूर पुल है, अखनूर पुल पे हमारा होल्ड था। आपने कब्जा कर लिया था? हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। आप कहाँ थे जी उस वक्त? आपका नाम क्या है? मलिक मोहम्मद। अच्छा, मलक साहब आप कहाँ थे उस वक्त? इधर ही है। आप चुंडा में थे? तो कोई आप उस जमाने की कोई याद बताएंगे हमें? बस यही बात है, वो आ रहे थे, हमने कब्जा कर दिया। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? राना जाजम। राना जहाज साहब, आप 1965 में इसी इलाके में थे? जी, मैं टीचर था। उस वक्त जब हमला हुआ है, सुबह को मैं ड्यूटी के लिए यहाँ तक निकला हूँ। लेकिन आगे से हमारे महाजर जो थे वो वापस आ रहे थे। जब मैंने देखा कि क्या हुआ है, उन्होंने कहा कि हमला रात को हो गया है। तो जब हमला हुआ, फिर हमारे अजीज़, हमारा गांव है पिंडी पागो, उधर से हमारे अजीज़ो अकारब थे जो वो आ रहे थे। फिर हम इधर ही रहे, 11 तारीख तक हम यहाँ रहे। और 11 तारीख को जब यहाँ पे शैलिंग हुई है, ये मस्जिद के ऊपर और अगले आगे चौक है, इसके ऊपर, उस वक़्त फिर मैं यहाँ चौक में था। यहाँ मैंने देखा है, फिर उनकी फ़ौज जो है वो यहाँ, ये चौक पिछला जो है, जो आप यहाँ से आप गुजर के आए हैं जफरवार रोड वाला, उधर से वो शैलिंग यहाँ हो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर मैं गली से, शेखों की गली से फिर इधर से निकल के, हम कहें कोई आदमी इधर नहीं था। एक फ़ौजी यहाँ था उनका, जो यहाँ चौक में खड़ा हुआ था, वो भी खामोश खड़ा हुआ था। हमने कहा शायद हमारा है, लेकिन वो है उनका था। फिर उधर से भाग गए, फिर शैलिंग हवाई जहाज़ आ गए, फिर उनके बहुत ज़्यादा हमला हुआ। फिर लोग जो हैं सब के सब फिर इस रास्ते से भाग गए। हमारा तोप खाना इधर स्टेशन पे था, वो भी यहाँ से शिफ्ट कर गया, पीछे चला गया। फिर जो ये आगे एक गांव है, उधर जाके हमारा तोप खाना था। फिर वो पसरूर में वो था, वो अटरली हमारी फिर फायर करती गई है, फिर उनको पीछे भगाते गए हैं। फिर हमारी फ़ौज आगे यहाँ आई है, आगे से यहाँ बढ़ते चले गए, फलौरे तक चले गए हैं। फिर वहाँ हमारे कर्नल भी एक शहीद हुए हैं। आप 1965 की जंग में बताएंगे, टैंकों की लड़ाई आपको कुछ याद है? हाँ जी, बिल्कुल सब कुछ याद है। उस वक्त अभी जवानी थे, तकरीबन 20 साल की उम्र थी मेरी उस वक्त, मैट्रिक के बाद फारग थे। इसमें जंग में जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ खुसूसी जो बात है ना, वो है नुसरत खुदाबंदी। नुसरत खुदाबंदी, खुदा कौम का जज्बा था। जब भी किसी भी कौम में
ایمان کا جذبہ تازہ ہو جائے تو پھر خدا کی نصرت ہوتی ہے. اور اس کی نصرت کا یہ ثبوت ہے کہ ہمارے چمنڈے کے ہر گھر میں ٹینکوں کے گولے, توپوں کے گولے ہر گھر میں پڑے ہیں, لیکن کسی گھر میں کوئی پھٹا نہیں ہے, کسی گھر میں کوئی گولا پھٹا نہیں ہے. یہ اس کی نصرت تھی. اور ہماری ایئر فورس 650 ٹینک کی بیرل بھی اوپر, ان کے توپخانے کی بیرل بھی پھیرے, اور جہازات بھی جو ہیں وہ ہٹ کر کے جانے, کسی کو نقصان نہیں ہوتا. 4-5 تو ہمارے جہاز ہیں جو ادھر آ کے چھلن کر رہے تھے, اور کسی جہاز کو کوئی خراش تک نہیں آئی. اس میں سے ایک آپ نے یہاں پہ نصب کیا ہوا. یہ تو وہ یہ ہماری آرمی کے جن نے وہ اپنا ایم عالم کے پاس سے سائبر چھوٹے اس میں یہ جہاز تھا, تو اس نے اپنے سے 3 گنا فوج کی ساتھ مقابلہ, اور صرف کیا تھا, یہ جذبہ تھا قوم کا بھی. قوم کے پاس جتنے بھی وسائل تھے اس وقت, مطلب سول لوگوں کے پاس چنے کھانا جو بھی وہ فوجیوں کو دے رہے ہیں, کھچڑ کو پڑے اپنی حیثیت کے مطابق. اور جب قوموں میں جذبہ آ جاتا ہے پھر خدا کی نصرت ہوتی ہے. اسی جذبے کے تحت ٹینکوں کے نیچے بھی آئے, ادھر سے فضائیہ کا حملہ, جب ان کے ٹینکوں کا جلگار رک گئی, وہ بقدر مار کی, ادھر آ کے وہ اسٹاپ ہو گئے, اس سے آگے پھر ایڈوانس نہیں کر سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تھی, اور اسی کی وجہ سے یہ ساری جنگ جیتی گئی اور دشمن کو شکست سے فاز ہوئی. جس کا یہ تو ابھی وہ لے گئے نا ملبہ اٹھا کے ہمارے اسٹیشن کے پاس, وہ ان کے ٹینکوں کا ملبہ اتنا بڑا تھا جیسے کوئی پہاڑ بنا ہوتا ہے. اچھا, تقریباً 1 سال تک رہا وہ, پھر بعد میں یہ کباڑ خانہ پہنچ لے گئی. بہت بڑا ڈیر بنا ہوا تھا. چونڈا کے علاقے کے ممبر پنجاب اسمبلی رانا لیاقت صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. رانا صاحب, یہ جو جگہ جس جگہ ہم کھڑے ہیں, لگ تو یہ رہا ہے کہ یہ کوئی پارک وارک ہے, لیکن اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے؟ میر صاحب, یہ چونڈا کی وہ جگہ ہے جب جرت اور بہادری کا نام آئے تو سرزمین شہداء چونڈا بن جاتی ہے. یہاں پہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آ کے آرمی کا جب یہ مقابلہ ہوا ہے, اور اس کو ہم نے یادگار کر کے اپنے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے. ہر 6 ستمبر کے دن یہاں پہ ہمارے بچے قومی ترانے کے ساتھ پرچم لہراتے ہیں, اور ان شہداء کو سلامی دی جاتی ہے. ان شہداء کے جنہوں نے یہاں اپنی جانوں کے نذرانے دے کر خون نشاور کر کے ہمارے ملک پہ آنچ نہیں آنے دی, پاکستان کی حفاظت کی. آج کے دن ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, ان کے خاندان کو سلام اور ان کے بچوں کو سلام پیش کرتے ہیں. ان کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہوئے ہم یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں, ہم اس چیز کے جواب دہ ہیں, ان کے خون کے, شہداء کے خون کے جواب دہ ہیں کہ آج ہم نے اس پاکستان کو کیا دیا ہے. ہمیں پاکستان کے لیے دیانتداری سے, محنت سے, نیک نیتی سے کام کرنا ہے, اور پاکستان کی عظمت و آبرو کے لیے اپنی ایمانداری کو سر راہ لانا ہے, اور اپنا کردار ادا کرنا ہے اس پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے. علاقے کے لوگ ان بہادر جوانوں پر بہت فخر کرتے ہیں, اور انہوں نے اپنے شہیدوں کی یاد میں چونڈا میں ایک لائبریری بھی قائم کر رکھی ہے. جی, ذرا اپنا بھی تعارف کروائیں, اور یہ جو چھوٹی سی لائبریری ہے اس کے بارے میں بتائیں. جی, وسیق الرحمان میرا نام ہے سر. یہ لائبریری ہم نے شہداء کی ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 1993 میں قائم کی تھی, جہاں ہم نے شہداء کی وہ یادگاریں جو ہیں ان کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں. ہمارے پاس میکٹ ہے جس پہ ہم ایکسپلین کرتے ہیں وزٹر کو کہ کیسے جنگ ہوئی تھی. یہ ساری ان لوگوں کی یاد ہے جو ہمارے دل میں بستی ہے اب تک. اور یہ میجر ضیاء الدین عباسی خاص طور پر ان کی تصویر یہاں اس لیے لگائی ہے کہ ان کی جہاں شہادت ہوئی تھی, یہ پاکستان کے شاید وہ پہلے شہید ہیں جو اسی جگہ دفن ہیں جہاں وہ شہید ہوئے تھے. یہ خانہ والی میں ایک مقام ہے, یہاں سے تقریباً 2.5 کلومیٹر دور ہے. اور ان کے والد صاحب ان کی شہادت کے بعد بھی بہت عرصہ آتے رہے ہیں اپنی وفات تک. اور اسی طرح کے لوگوں کی محبت کے لیے ہم نے یہ لائبریری قائم. اور یہ جو کتابیں ہیں یہ ساری شہداء کی کتابیں؟ نہیں, ساری شہداء کی نہیں ہیں, لیکن بے شمار ان میں ہم نے شہداء کے لیے لٹریچر رکھا ہوا ہے. ان کی ساری ڈاکومنٹریز جو ہیں وہ ہم یہاں سے فراہم کرتے ہیں. ابھی تھوڑا سا ہمیں آپ بتائیں گے یہ نقشے کے بارے میں؟ جی, وائی ناٹ سر. یہ لیجنڈز اینڈ کے 3 جگہ سے انہوں نے حملہ کیا تھا. یہ ریڈ آرمی جو ہے یہ ان کی ہے, اور یہ گرین وی آر پاکستانیز. اور یہ 6 دن کی بیٹل ہے سر. ادھر بیٹل نمبر 1 فرام 14 to 16, بیٹل نمبر 2 اور بیٹل نمبر 3. یہ 6 دن کی جنگ ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ جنگ جو ہے یہ چونڈا اسٹیشن کے پاس ہوئی ہے سر. ادھر یہاں ان کے کم از کم جو ہے 300 آدمی تو ایک ہی جگہ انہوں نے مارے ہیں, جمع حاصل کیے ہیں انڈیا کے. اور ان کے پاس لاشیں اٹھانے کے لیے ٹائم تک نہیں تھا, وہ ادھر ہی دفن کر یہاں پاکستانی. انڈیا کے کتنے ٹینک تباہ ہوئے تھے یہاں پہ؟ انڈیا کے یہاں 44 ٹینک جو ہیں ایک ہی دن میں تباہ ہوئے ہیں. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے, دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ ورلڈ ریکارڈ ہے کہ 43 ان کے ایک ہی جگہ جو ہے نا وہ ٹینک جو لوگ کہتے ہیں یہاں 600 ٹینک آئے تھے ان کے. یس, ایکچوئل فارمیشن میں وہ 600 ٹینک ہی تھے, لیکن یہ ایک بہت لمبی جنگ ہے, تقریباً 17 دن پہ پھیلی ہوئی ہے. اس میں باری باری وہ انفورس کرتے رہے ہیں اپنے ٹینکس کو, اور اسی حوالے سے جو ہے وہ ٹینک آتے رہے ہیں. لیکن یہ چونڈا کی جنگ ہے, اس میں 200 ٹینک انہوں نے ایک دن میں استعمال کیا ہے.
6 सितंबर को चविंडा में पाकिस्तानी फौज के बहादुर जवानों की कब्रों पर अहले वतन फातिहा ख्वानी करते हैं, फूल निछावर करते हैं और उनकी बहादुरी को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। वतन की हवाएं सलाम कहती है। चविंडा में 1965 की जंग में पाकिस्तानी फौज के जिन बहादुर फौजियों ने दुश्मन का बहादुरी के साथ मुकाबला करते हुए अपनी जानों की कुर्बानी दी, शहादत का रुतबा हासिल किया, आज हमने इन शोहदा के मज़ारों पर फातिहा पढ़ने की सादत हासिल की और इनकी जो कुर्बानियां हैं उनको खराज तहसीन पेश किया। यहाँ पर हम एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद इस इलाके में हमारा सफ़र जारी रहेगा। वेलकम बैक। और अब आप मुझे देख रहे हैं चविंडा की रेलवे लाइन पर। ये जो रेलवे लाइन है इसकी अहमियत ये है कि सितंबर 1965 की जो पाक भारत जंग थी तो भारतीय फौज इस रेलवे लाइन के इस तरफ आ चुकी थी और उसके टैंकों की कोशिश थी कि इस रेलवे लाइन को क्रॉस करके वो इस तरफ चले जाएं, लेकिन इस तरफ पाकिस्तानी फौज थी और पाकिस्तानी फौज ने उनका रास्ता रोका हुआ था। जबकि थोड़ी देर पहले हम आपको जिस कब्रिस्तान में लेके गए वो यहाँ से सिर्फ चंद सौ गज के फासले पे है। तो भारतीय फौज ने तकरीबन 6 हमले किए इस रेलवे लाइन को क्रॉस करने के लिए, लेकिन वो इस रेलवे लाइन को क्रॉस नहीं कर सके। और अब हम एक और इलाका है वहाँ पे जाएंगे। वहाँ तक भारतीय फौज पहुँच गई थी, लेकिन उस इलाके के जो आम लोग हैं उन्होंने फौज के साथ मिलके भारतीय फौज का बहुत बहादुरी के साथ मुकाबला किया था। उस इलाके का नाम है फ्लोरा। अब हम आपको वहाँ पे लेके चलते हैं। चविंडा के आसपास पाकिस्तानी फौज के बहादुर अफसरान और जवानों की कुर्बानियों की बहुत सी यादगारें मौजूद हैं। यहीं पर पाकिस्तानी फौज के एक जवान गजनफर ने भारतीय फौज की 17 पूना हार्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल तारापुर के टैंक पर कब्जा कर लिया था, जबकि गटगोर के इलाके में दुश्मन अपने 8 टैंक छोड़कर भाग गया था। ये चविंडा के करीब ही एक गटगोर का इलाका है। यहाँ पर भी पाकिस्तानी फौज और भारतीय फौज के दरमियान सितंबर 1965 में एक बहुत बड़ा मार्का हुआ था। इस जगह पर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पाकिस्तानी फौज के 13 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे, जबकि भारतीय फौज का बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुआ था। कुछ शोधा की कब्रें यहाँ मौजूद हैं जिसमें कि आपको नज़र आ रहा है नायक चुन्नू खान 9 फ्रंटियर फोर्स से इनका ताल्लुक था, नायक कामिल शाह इनका ताल्लुक भी 9 फ्रंटियर फोर्स से था, स्पाई मोहम्मद यूनुस इनका भी इसी फ्रंटियर फोर्स से ताल्लुक है, लांस नायक रऊफ गुल, स्पाई मोहम्मद अली और स्पाई खान बहादुर शाह। और इसमें जो स्पाई मोहम्मद यूनुस हैं इनको तमगा जुरत मिला था। इसका मतलब है कि इन्होंने यहाँ पर बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे तमगा जुरत दिया गया। 1965 में चविंडा के आसपास सुजीतगढ़ से कुंदनपुर तक बहुत से देहाती इलाकों पर भारतीय फौज की बमबारी से सिविलियन आबादी का भी बहुत नुकसान हुआ था और इस इलाके के बुजुर्गों को 1965 की जंग आज भी याद है। और इस वक्त मैं बिल्कुल वर्किंग बाउंड्री के ऊपर खड़ा हूँ और ये वो जगह है जहाँ से जम्मू 30 किलोमीटर है। बिल्कुल ये बॉर्डर का एरिया है और सितंबर 1965 में भारत ने पाकिस्तान के इस इलाके पे कब्जा कर लिया था। और इस वक्त हमारे साथ इस इलाके के एक बुजुर्ग हैं जो कि 1965 के वाक़यात के ऐनी शाहिद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ सर। और आपका ताल्लुक कुंदनपुर गांव से है? मेरा कजलेयाल गांव से है, ये पहला गांव है कजलेयाल। अच्छा, बताएंगे कि 1965 में जब जंग हो रही थी तो यहाँ पे क्या हुआ? 1965 ਰਾਤ ਦੀ ਤਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਤੇ ਕੁੰਦਨਪੁਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਕੈਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ 10-15 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ आपके खानदान का भी कोई आदमी शहीद हुआ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ 1965 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਸੀ ਇਹ 2002 ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ इंडिया की फायरिंग से? ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਜੋ ਮਰਦੀ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਹੋਰ ਰੇਂਜਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
भारतीय फौज की तरफ से चिविंडा में होने वाली टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई के बारे में खासी मुबालगा आराई की जाती है। इस लड़ाई में भारतीय फौज को एक मंसूबे के तहत आगे बढ़ने दिया गया था और चिविंडा के मैदान में उसे घेर कर इबरत की दास्तान बना दिया गया। चिविंडा के जमीनी हकायक भारतीय फौज के दावों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये फ्लोरा का वो मुकाम है जहाँ पे कि पाकिस्तानी फौज के एक अफसर ने और जवानों ने दुश्मन का मुकाबला करते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और ये जो टैंक है, इस टैंक पे उनकी कुछ कहानी भी लिखी हुई है। यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रहमान सितारा जुरत कमांडिंग ऑफिसर द फर्स्ट सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी फ्रंटियर फोर्स ने लांस हवालदार AKM सलाम कबीर, नायक गुलाम मोहम्मद और ड्राइवर सैयद मोहम्मद के हमरा पाक सरजमीन का दफा करते हुए 11 सितंबर 1965 को जामे शहादत नोश किया। इन अजीम जानसारों की याद में दी फर्स्ट सेल्फ प्रोपेल्ड मीडियम रेजिमेंट आर्टिलरी फ्रंटियर फोर्स के अफसरों और जवानों ने अप्रैल 1966 में बतौर खराज अकीदत ये यादगार कायम की थी। सलामत उठे हैं शहीदों के जिस्म, महकते रहें उनकी यादों की फूल। तो ये जो टैंक है, इस टैंक के अलावा भी यहाँ पर 1965 की जंग के शोधा की एक यादगार है। मैं आपको इस इलाके में इसलिए लेके आया हूँ कि ये थोड़ा सा दूर दराज बॉर्डर के करीब इलाका है और 6 सितंबर को पूरे पाकिस्तान में यौम दफा मनाया जाता है। लेकिन ये जो इलाका है आमतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया की नज़रों से ओझल रहता है, लेकिन यहाँ पर भी हमारे अफसरों और जवानों ने पाक सरजमीन का दफा करते हुए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। इसलिए मैं आपको यहाँ की सैर करवा रहा हूँ। फ्लोरा के इलाके में भी शोधा की यादगार पे हम मौजूद हैं और इस इलाके के एक बुजुर्ग हैं। ये सितंबर 1965 में यहीं पर मौजूद थे जब भारत ने यहाँ पर हमला किया था और इनसे हम उस ज़माने का आंखों देखा हाल सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो, क्या नाम है आपका? मुनव्वर हुसैन सर। अच्छा मुनव्वर हुसैन साहब, 1965 में यकीनन आप नौजवान होंगे, तो आपने क्या देखा उस वक्त? उस वक्त सर 6 सितंबर को रात 1 बजे जंग शुरू हुई है, तो 11 सितंबर को इधर बहुत बड़ा हमला था जो कि इंडिया का 600 टैंक का हमला था। माशाल्लाह हमारे जवानों ने वो पसवा किया, उनको दबाकर पीछे ले गए। फिर ये जो जगह है जी सर, फ्लोरा जहाँ खड़े हैं हम, जी सर, यहाँ तक इंडिया पहुँच गया था? यहाँ तक इंडिया पहुँच गया था। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? इंडिया सारे तो तकरीबन 1 फरलांग आगे था। अच्छा, तो वो फिर इधर मौजूद ही रहा इंडिया। अच्छा, लेकिन जो हमला था ना उसका बहुत बड़ा उसका इकरार था कि मैंने लाहौर जाके ना खाना खाना दोपहर का। लेकिन अल्लाह के फजल ने हमारे जवानों ने सियालकोट भी नहीं पहुंचने दिया। सियालकोट भी नहीं पहुंचने दिया। अच्छा, यहाँ में भी नहीं पहुंचने दिया। अच्छा, यहाँ उनको रोक लिया था? यहाँ पर भी रोक लिया था। तो यहाँ पर ये हमने अभी कर्नल अब्दुर्रहमान साहब जो है ना, ये साथ ही एक दरख्त था उसके नीचे तोप लगाई हुई थी उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने अपने जवान को पीछे किया, खुद बैठ गए, तो इधर ही फिर वो शहीद हुए थे। वो खुद गोले फायर करते रहे? खुद गोले फायर करते रहे माशाल्लाह। और उस वक्त इस इलाके के लोगों का जज्बा क्या था? जज्बा माशाल्लाह बहुत बड़ा था, फौज के साथ बहुत तामन था सिविल लोगों का, खाने माने का और भी पूछगिछ बहुत ज़्यादा की है। ये जो फ्लोरा के इलाके में शोधा की यादगार है, इसकी मैं एक बहुत अहम चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ कि लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुल रहमान सितारा जुरत, इनका ताल्लुक गुजरात से था। हवालदार सलाम कबीर, इनका ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसके इलाके बारिसाल से था। नायक गुलाम मोहम्मद का ताल्लुक जेलम से था और ड्राइवर सैयद मोहम्मद जो है इनका ताल्लुक भी जेलम से था। और अब इस इलाके के एक और बुजुर्ग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने भी 1965 की जो पाक भारत जंग में यहाँ पे जो हुआ उसको अपनी आंखों से देखा। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम चौधरी बशीर अहमद बाजवा, बस यहाँ के रहने वाला हूँ जी। 6 सितंबर में जंग शुरू हुई सर, तो 11 सितंबर में ये कर्नल साहब बात कर रहे हो मेरे सामने शहीद ने और स्कूल के सामने तोफ खाने के अफसर सन सारे। तो ये जनाब उत्थे दूरबीन ला के इलाका में रहे तो गोला पिया बोर्ड से
ਉਹਦਾ ਸਰ ਟੁਕੜਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਹਸਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖ ਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ 6 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਢੋਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਆਈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਚਿਮੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਛਾਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਲੇਟੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਟੈਂਕਾਂ ਥੱਲੇ ਲੇਟੇ ਬੰਬ ਬਨ ਕੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਸਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕ ਫੌਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ 630 ਟੈਂਕ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਔਰ 2 ਟਿਬ ਫੌਜ 630 ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 630 ਟੈਂਕ ਔਰ 2 ਟਿਬ ਫੌਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾਸਾ ਬੰਦ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਿਆਂ ਕੋ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹ 630 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ 3 ਟੈਂਕ 1 ਮਿੰਟ 11 ਸਤੰਬਰ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਇਹ 630 ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਗਿਣੇ ਸਨ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਕੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 630 ਟੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਭੇਜੇ ਇੰਡੀਆ 2 ਡਿਬ ਫੌਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਚਾਇਆ اور سارے جذبات آ کے سارے جوان ولی ابدال غوث کتب اتنے آ کے لڑے اچھا یہ بتائیں ہمارے ٹینک کتنے تھے ساڑھے 50-60 ٹینک سن ساڑھے پاکستان انہوں نے 630 جنہوں نے مقابلہ کیتا ان کے ساتھ انہوں نے ہرا دیتا انہوں نے جواب دیتا کہ جناب انہوں نے منہ پج کے کا کنڈا نہیں رہا پلے اور ہر کے پیچھے ہٹ گئے تو ایسے جناب 6 مہینے بابا جی جو ہے نا یہ پنجابی میں کہہ رہے ہیں انہوں نے ناساں بند کر دیتیاں انہوں نے منہ پج گئے اس کا ذرا ترجمہ کر دوں ناساں بند کر دیا مطلب ہے کہ ان کی یہ جو نتنے بند کر دیے اور منہ پج گئے کا مطلب ہے ان کے منہ توڑ دیے ہار گئے منہ توڑ دیتے جگہ منہ توڑ دیتے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم دے نال مولا نے انی فتح زندہ آباد فلورا کے علاقے میں یوم دفاع کے موقع پہ پاکستانی عوام کا جذبہ آج بھی وہی لگتا ہے جو کہ ستمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں تھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کس جوش و جذبے کے ساتھ یہاں پہ نعرے بازی کی ہے ہمارا یہاں پہ سفر ابھی جاری ہے اور اب ہم ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم آپ کو سیالکوٹ لے کے جائیں گے جہاں پہ کہ بھارتی ایئر فورس نے بہت بمباری کی تھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہاں پہ 1965 کی جنگ میں کیا ہوا تھا ویلکم بیک اور اب ہم موجود ہیں چوک شہیداں سیالکوٹ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران بھارت کی ایئر فورس نے اس جگہ پر ایک بم گرایا تھا اور اس کے نتیجے میں بہت سے پاکستانی شہری شہید ہو گئے تھے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب ان کا یہ علاقہ ہے ان کا حلقہ بھی ہے ان سے ہم پوچھیں گے کہ 1965 کی جنگ میں یہاں پہ کیا ہوا تھا خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ بتائیں گے کہ آپ کے اس شہر سیالکوٹ میں اور یہ چوک شہیدہ میں یہاں پہ اس جگہ پہ شہری علاقے میں بھارت نے بم کیوں گرایا تھا اور کتنے لوگ شہید ہوئے تھے می صاحب یہاں پہ 10 ستمبر کی رات کو بم گرایا گیا تھا اور کوئی تقریباً رات کے آدھی رات کے بعد یہ انہوں نے یہ بم گرایا تھا پہلے جہاز نے 2-3-4 چکر لگائے اس نے اور وہ کسی ہو سکتا ہے ملٹری ٹارگٹ کے اس میں تلاش میں ہوں لیکن پھر انہوں نے شہر کے بیچ یہ بالکل شہر کا سینٹر ہے یہاں سے علامہ صاحب کا علامہ اقبال صاحب کا گھر جو ہے تقریباً 3-4 منٹ کی واک پہ ہے اور یہ شہر کا سینٹر ہے یہ اور ساتھ ہی یہ پرانا قلعہ بھی ہے شہر کا تو یہ یہاں پہ تقریباً میں جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 29 شہری جو ہے وہ شہید ہوئے اور تقریباً 1 کلومیٹر کے سرکمفرنس میں جو گھر تھے ان کی جو کھڑکیاں ٹوٹ گئیں دروازے ٹوٹ گئے اور بڑی تباہی ہوئی لیکن بڑی اسپرٹ دیکھنے میں آئی یہاں پہ سونے کی دکانیں بھی تھیں جیولری کی بھی دکانیں بھی تھیں اور بھی دکانیں تھیں اس وقت بھی سارا سامان لوگوں کا باہر پڑا رہا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی کا نقصان ہوا ہو ایک بڑی اسپرٹ تھی اس وقت اس جنگ میں اور اللہ کے فضل سے جس طرح قوم نے ہماری سویلین پاپولیشن نے اور فوج نے مل کے
मुल्क का दफा किया था, वो हमारी तारीख का एक बड़ा सुनहरी बाब है। और आज भी अल्लाह के फजल से हमने जो दहशतगर्दी की जंग पे काबू पाया है बड़ी हद तक, इंशाल्लाह ताला उसमें कामयाबी भी होगी। वो उसमें भी जो है कौम और फ़ौज जो है मुतहद होकर ये जंग लड़ी है, तो ये कामयाबियाँ जो हैं इत्तेहाद की वजह से होती हैं। यहाँ पे और कोई उस जमाने के लोग मौजूद हैं जिन्होंने वो, आप थे जी उस वक्त? यहाँ ही था। आप यहीं पे थे जब बम गिरा? अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है। अच्छा, तो उस वक्त कितनी तबाही हुई थी यहाँ पे? उससे कम अज कम यहाँ जो आदमी थे 12 या 14 जो शहीद हो गए थे, जख्मी जो हुए थे वो इससे रहता है। ठीक है। ये उन्होंने एक बम नहीं गिराया, 2 बम गिरे थे, फिर उसका बैलेंस सही रहता है। 1965 की जंग में लाहौर, सरगोदा और सियालकोट को हिलाले इस्तिकलाल दिया गया था। इस जंग में सियालकोट के शहरियों ने जिस बहादुरी का मुजाहरा किया, उस पर ताहिर शादानी ने कहा, इकबाल से मिली है तुझे अज़मत दवाम, ए अर्ज़ सियालकोट तेरी खाक को सलाम। और अब हम खड़े हैं सियालकोट के पुराने किले पर, और ये एक बहुत पुराना तारीखी किला है। इस किले पे जो हिलाले इस्तिकलाल मिला था पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से 1965 की जंग में, तो वो जो हिलाले इस्तिकलाल है वो क्या है और किस किस शहर को मिला था? जी ख्वाजा साहब कुछ बताएंगे आप हमें? मीर साहब, ये 3 शहरों को हिलाले इस्तिकलाल मिला था। उन शहरों की जो बासी थे उनकी शुजात के सिले में कि सरगोदा, लाहौर और सियालकोट। सरगोदे से हमने बड़ी सक्सेसफुल एयरफोर्स का ऑपरेशन किया था। वहाँ से जितनी फ़्लाइट्स ने हिंदुस्तान पे जो है वो स्ट्राइक्स की थी वो वहाँ से होती थी। लाहौर जो है वो भी एक फ्रंट लाइन सिटी कह सकते हैं, और शहर सियालकोट तो डायरेक्टली हिंदुस्तानी फ़ौजों की ज़द में आया। तो उस शुजात के सिले में ये हिलाल इस्तिकलाल का परचम अता किया गया शहर को। और ये आपको टाउन हॉल नज़र आ रहा है, उसके ऊपर ये लगा हुआ है। ये किला जो है इसकी तारीख़ बड़ी पुरानी है। ये मुग़लों से भी पहले जब हिंदुओं की हुकूमत होती थी उस वक़्त का ये किला बना हुआ है, और ये ऊंचाई पे है। ये एक किस्म की पहाड़ी है जिसके ऊपर ये बना हुआ है, और नीचे आपको सारा बाज़ार नज़र आता है, और शहर का सबसे ये ऊंची जगह है। तो यहाँ पे 6 सितंबर को जो है परचम लहराया जाता है। एक रस्म परचम कुशाई की जो है उसका इनकाद होता है। तो ये यादगार है उस तारीख़ी दौर की जब सितंबर 1965 में इस शहर ने डायरेक्ट जो है शेलिंग भी और बॉम्बिंग भी जो है उसका डायरेक्ट जो बोझ उठाया, उसका बर्डन उठाया। अच्छा खाई साहब, 6 सितंबर पाकिस्तान का यौम दफ़ा है। आज पाकिस्तान के दफ़ा को जिन ख़तरात का और चैलेंजेस का सामना है, उनका मुकाबला करने के लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? मीर साहब, उस वक़्त एक दुश्मन था, और उस दुश्मन की शनाख्त भी थी। वो हमारा हिंदुस्तान था, अज़ली दुश्मन है, उस वक़्त भी दुश्मन था, आज भी दुश्मन है। उसकी दुश्मनी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई जो जहर जो है उसमें कोई कमी वाक़या नहीं हुई। आज भी कश्मीरी जो हैं ये बॉर्डर के इस पार, यहाँ से 14-15 किलोमीटर के फासले पे बॉर्डर है, उसके उस पार जम्मू है। यहाँ पे सारे शहर में जो है आपको अक्टूबर में जब यहाँ पे जम्मू के मुसलमानों ने यहाँ पे हिजरत की सियालकोट, तो उसके हर ख़ानदान, ये इस किले के इर्द गिर्द भी आप नीचे उतर जाएँ तो आपको हर घर में जो है एक दास्तान जो है शहादतों की रकम हुई 1947 की नज़र आएगी। आप ख़ुद इस शहर के रहने वाले हैं, आपके बुज़ुर्गों ने शहादतें पेश की हुई हैं इस मुल्क की आज़ादी के लिए और कश्मीर के लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि उस वक़्त एक दुश्मन था, आज हमें मल्टीपल दुश्मनों से मुकाबला है। कुछ तो दुश्मन सरहद के उस पार हैं, और कुछ दुश्मन जो है वो हमारे अंदर हैं इस वक्त। और लेकिन और सबसे बड़ा दुश्मन जो है मुल्क के अंदर वो दहशतगर्दी है, जिसको सरपरस्ती जो है वो सरहद के उस पार हिंदुस्तान की भी है, और दूसरी तरफ से भी दूसरी जो हमारी मगरबी सरहद है उसकी तरफ से भी जो है इन्फिल्ट्रेशन होती है, सेंचुरीज़ हैं वहाँ पर दहशतगर्दी की।
لیکن آج بھی جو ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں دہشت گردی کے خلاف، اس میں اتحاد جو قوم جو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، جس طرح 1965 میں بھی کامیابی کی یہی وجہ تھی کہ قوم میں بے شمار جذبہ تھا، قربانی کا جذبہ تھا، اپنی افواج کے ساتھ جو ہے محبت کا جذبہ تھا، اور اس کی وجہ سے ہم اس وقت بھی دفاع کرنے میں کامیاب رہے وطن عزیز کا، اور آج بھی جو کامیابیاں حاصل ہو رہی ہیں اسی جذبے کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ کوئی ادارہ یا کوئی گروہ یا کوئی سیاسی پارٹی اکیلے جو ہے اس ملک کی جو مسائل نہ حل کر سکتی ہے، نہ اس ملک کا دفاع جو ہے نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا اکیلے نہیں کر سکتے۔ یہ اتحاد اور یگانگت اور بھائی چارے کی ضرورت ہے ملک کے طول و عرض میں، جس سے اس ملک کا دفاع بھی ہو سکتا ہے، نظریاتی سرحدوں کا بھی اور جغرافیائی سرحدوں کا بھی۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان پہ یہ ہمارا خصوصی پروگرام تھا، اور سیالکوٹ وہ شہر ہے جس کو 1965 کی جنگ میں یہاں کے جو شہری ہیں انہوں نے اپنی افواج کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کیا، اسے شکست فاش دی اور اس شہر کو ہلال استقلال دیا۔ اور آج اسی شہر کے پرانے قلعے پر ہم کھڑے ہیں اور یوم دفاع کے موقع پہ ہم نے جو 1965 کی جنگ ہے اس کی یادوں کو تازہ کیا۔ کیمرامین حمران الیگزینڈر اور عبدالسلام سومرو کے ساتھ حامد میر کو سیالکوٹ کے پرانے قلعے سے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد!